भारती संस्कृत धारा चैनल आपका स्वागत करता है। आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत वर्णमाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं संस्कृत शब्द से। संस्कृत शब्द सम, उपसर्ग, क्र धातु और अक्त प्रत्यय से मिलकर बना है। सम, क्र और अक्त से मिलकर बनता है संस्कृत। संस्कृत शब्द किससे मिलकर बना है? सम, उपसर्ग, क्र धातु और अक्त प्रत्यय के योग से बनता है। अब जानते हैं संस्कृत वर्णमाला के बारे में। हमारी हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। संस्कृत वर्णमाला न शरति इति अक्षर है, जिसे विभाजित न किया जा सके वही अक्षर या वर्ण है। स्वर, संस्कृत में स्वरों को बोला जाता है अच। स्वम राजन्ते इति स्वरः, जो अपने आप उच्चारित किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। कुल स्वर कितने हैं संस्कृत में? संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 9 है। हिंदी में कितनी थी? 11। लेकिन संस्कृत में अगर आपसे पूछे जाते हैं तो कुल स्वरों की संख्या 9 है। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री, ऋ, ए, ओ, ऐ और औ। अब बात करते हैं मूल स्वर की। संस्कृत में मूल स्वर 5 हैं। ए, ई, उ, री, ऋ। उसके बाद आ जाते हैं आपके संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर 4 हैं। ए, ओ, ऐ, औ। ये संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं? सेम वही है आपका, जैसे आपका हिंदी में बनते हैं वही आपका संस्कृत में है। ए और ई से मिलकर ए बनता है। ए, उ को मिलाकर ओ बनता है। ए और ए से ऐ बनता है। ए और ओ। स्वर भेद, तो स्वर के फिर आपके भेद किए गए हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हिंदी में हमने क्या कहा था? हर्ष, दीर्घ और संयुक्त स्वर। वहाँ हमने आपको बताया था कि प्लुत स्वर भी होता है और जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? संस्कृत में किया जाता है। तो संस्कृत में अगर आपके स्वर के भेद आते हैं तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में आपके क्या आते हैं? ए, ई, उ, री, ऋ। दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ। और प्लुत स्वर में आपका आता है, जहाँ पर भी आपका ये किसी भी शब्द के बीच में जो भी इस तरह से ये 3 वाला जो ये इस तरह की आकृति बनी हुई होती है, इसको बोलते हैं प्लुत स्वर। अर्थात इसका उच्चारण करने में इन दोनों स्वरों से ज़्यादा समय लगता है। रे स्वर दीर्घ नहीं होता है। जो आपका रे जो है ये दीर्घ नहीं होता है, ये हर्ष ही होता है। बाकी आपके ए, ई, उ, री के दीर्घ भी हैं। ए का दीर्घ आ, ई का ई, उ का उ और री का ऋ। ए, ओ, ऐ, औ स्वर हर्ष नहीं होता है। तो अगर पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है, तो वो कौन सा है आपका? ऋ का दीर्घ स्वर नहीं होता है और ए, ओ, ऐ, औ का हर्ष स्वर नहीं होता है। आगे चलते हैं और जानते हैं संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की स्थिति। व्यंजन, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों को हल वर्ण बोला जाता है। और संस्कृत में कुल संख्या कितनी है व्यंजनों की? 33। अनवग भवति व्यंजनः, अनवग माने अनुगमन करने वाला। किसी का जो अनुगमन करने वाला है वो क्या होता है? आपका व्यंजन होता है। जैसे हमने कहा था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं होता है। तो किसका अनुसरण करते हैं, किसका अनुगमन करते हैं? वो स्वरों का करते हैं। इसलिए अनवग भवति व्यंजनः ये कहा गया है व्यंजनों के बारे में संस्कृत वर्णमाला में। अब आ जाते हैं व्यंजनों के प्रकार पर। व्यंजन के प्रकार: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन
और संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन का भी आपका जो भेद है वो कैसे है, जैसे आपके हिंदी वर्णमाला में है। यहाँ पर एक चीज़ है, मुख्य भेद अगर पूछे जाते हैं संस्कृत में व्यंजनों के मुख्य भेद कितने हैं, तो वो आपके 3 हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। और अगर अन्य भेद पूछे जाते हैं तो स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। तो अन्य भेद में आपका कौन सा आ जाता है, संयुक्त व्यंजन आपका अन्य भेद में आ जाता है। और मुख्य भेद में आपके 3 स्पर्श व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के समान ही संस्कृत वर्णमाला में भी इनकी संख्या 25 है और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग कौन से हैं, वो आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन या वर्गाक्षर भी कहा जाता है। इसमें एक चीज़ आपकी और जुड़ जाती है संस्कृत में, उदित वर्ण। क्या है, उदित वर्ण। हमने अभी पढ़ा वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, लेकिन यहाँ पर इन्हीं वर्गों को कु, चु, टू, तू, पू से उच्चारित किया जाता है। और इन आपके पांचों के पांचों जो आपके वर्ण हैं, तो प्रत्येक वर्ण का पहला जो अक्षर है वो आपका क्या कहलाता है, उ की मात्रा के बाद उदित वर्ण कहलाता है। संस्कृत में स्पर्श व्यंजनों को याद करने के लिए आपका एक सूत्र है, कादियो मवसाना स्पर्शः, कादियो मावसानः स्पर्शः, अर्थात जिनके आदि में कै। कैसे स्टार्ट होते हैं, आदि में शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे, और अंत में मैं होता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे चलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इन्हें अर्धस्वर या यण भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अर्धस्वर हमने हिंदी में जाने लिया है, इनको यण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजनों को संस्कृत में क्या कहा जाता है, यण। य, र, ल, व ये आपके क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। यणो अंतस्तथा ये किसके लिए है, आपका अंतस्थ व्यंजनों के लिए है। अब यह आपका किससे मिलके बना है, ई और ए से मिलके यह, री और ए से मिलके रे, री और ए से मिलके ले, उ और ए से मिलके वे। यहाँ पर एक चीज़ आती है संप्रसारण, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, ये वे रे ले का ई उ री रे हो जाना क्या कहलाता है। इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। अभी जान लेते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं, श, श, स, ह। इन्हें सल भी कहा जाता है, सल ऊष्माण। सल क्या है, श, श, श है, तो ऊष्म व्यंजनों को क्या कहा जाता है, सल भी कहा जाता है। आगे चलता है संयुक्त व्यंजन। श, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। संस्कृत में आपके 3 है, श, त्र और ज्ञ। श, क और स से मिलके श और ए, त्र, त, र और ए, और ज्ञ, ज और ए और ए से मिलकर बनता है आपका ज्ञ। अंत में आपके आते हैं अयोगवाह, जिनका योग वर्णमाला में नहीं हुआ है किंतु प्रयोग में आते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। और संस्कृत में अयोगवाह की संख्या 4 है, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूलीय और उपधमानीय। संस्कृत वर्णमाला में भी कै और ख से पहले अगर इस तरह का चिन्ह बना हुआ होता है अर्धचंद्राकार ऊपर और अर्ध ये आपका नीचे बना हुआ होता है, तो वो कै और ख के सामने अगर यहाँ इस तरह का बना हुआ है तो वो क्या बोले जाते हैं, जीवामूलीय, उपधमानीय। और यही चिन्ह अगर प और फ के पहले बना हुआ होता है तो ये क्या कहलाते हैं, उपधमानीय। तो अयोगवाह संस्कृत में कितने हैं, 4 हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपधमानीय। तो इस प्रकार हमारी संस्कृत वर्णमाला क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।